हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विवेक एक गरीब आदमी होता है जो एक कंपनी में काम करता है। उस कंपनी के मालिक रघुनाथ चौधरी की बेटी उर्वशी को विवेक से प्यार हो जाता है और वो जिद करके उससे शादी कर लेती है। विवेक अनाथ होता है और वो अपनी बहन अमृता के साथ रहता है। विवेक ने ही बचपन से अमृता को संभाला होता है। अमृता टेलरिंग करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती है, लेकिन अमीर भाभी उर्वशी को अपनी गरीब ननद अमृता से नफरत होती है। ओह गॉड, अमृता भी ना बिल्कुल किसी बोझ की तरह है। विवेक और मुझे प्राइवेसी भी नहीं मिलती इसकी वजह से। विवेक तो भी मेरे साथ रहकर थोड़ा क्लासी और स्टैंडर्ड हो गया है, लेकिन ये तो एकदम गंवार और अनपढ़ टाइप्स है। बहन जी कहीं की। हाँ। उर्वशी भाभी, ये लीजिए, मैंने आपके लिए कॉफी बनाई है। ओह, तुमने क्यों बनाई है कॉफी? मुझे कॉफी सिर्फ मेरे हाथ की ही पसंद है। तुमने इस कॉफी को भी तो चाय की तरह ही बनाया होगा। तुम जैसी अनपढ़ गवार को कॉफी बनाने आती ही कहाँ होगी। जाओ अभी यहाँ से। अमृता को बहुत बुरा लगता है। उर्वशी को अमृता का घर में रहना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए एक दिन वो एक गुंडे को घर पर बुलाती है और वो विवेक और अमृता से कहती है, ये देखो विवेक, ये लखन है, इसकी और अमृता की शादी करा दो, दोनों की जोड़ी भी अच्छी लगेगी। क्यों? अम्मू, क्या हुआ? तू इतना कांप क्यों रही है? कोई बात है क्या? कोई बात नहीं है विवेक भाई। अरे मैं आपकी बहन को एकदम रानी बनाकर रखूंगा, कसम पैदा करने वाले की। भैया, एक मिनट जरा यहाँ तो आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। अरे जो बोलना है हमारे सामने ही बोलना अमृता, इतना क्या पर्सनल? मैं और उर्वशी दीदी किसी को कुछ नहीं बताएंगे, कसम पैदा करने वाले की। हाँ विवेक। लेकिन विवेक उन दोनों की बात नहीं मानता है और वो अमृता के पास जाता है। अरे बोलो अम्मू, क्या हुआ? भैया, ये लखन एक गुंडा है, ये 9 बार जेल भी जा चुका है। अभी हाल ही में ये 6 महीनों की सजा काट कर आया है। मैं इससे शादी नहीं करूंगी भैया। अच्छा, तो जो बैंक में रॉबरी हुई थी 2 साल पहले, उसमें इसी का हाथ था? हाँ भैया। कहीं ये बेवकूफ अमृता विवेक को सारा सच न बता दे। विवेक गुस्से से लखन को घर के बाहर निकाल देता है। अरे विवेक भैया, क्या हुआ? काहे घर से बाहर निकाल रहे हो? क्योंकि मैं अपनी बहन की शादी तुम जैसे गुंडे के साथ नहीं करूंगा। चल निकल यहां से, वरना तुझे यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा। देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा, कसम पैदा करने वाले की। लखन वहां से चला जाता है और विवेक उर्वशी को डांटता है। उर्वशी, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम ये क्या करने वाली थी? वो लखन एक बहुत बड़ा 420 था। चोर, गुंडा, मवाली, ये सारे शब्द भी उसके लिए कम हैं। सॉरी विवेक, मुझे लगा कि भाभी, फिलहाल मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है। एक फैशन डिजाइनर बनना मेरा सपना है। ओह नो, अच्छा मौका मिला था इसे यहाँ से भगाने का, वो भी हाथ से छूट गया। मोहल्ले में एक टेलरिंग कंपटीशन होता है जिसमें अमृता सुंदर सुंदर कपड़े कम समय में सील कर जजेस को खुश करती है और उसके ड्रेसेस बड़े बड़े मॉल के दुकानों में बेचने के लिए भेजे जाते हैं। वो उस कंपटीशन को जीत जाती है। एक मॉल का ओनर अमृता से मिलकर कहता है, अमृता जी, आपके हाथों में सच में जादू है। क्या खूबसूरत कपड़े डिजाइन और स्टिच किए हैं आपने। हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। क्या आप हमारे मॉल के क्लोथ शॉप के लिए कपड़े बनाएंगी? हम आपको अच्छे रेट्स चार्ज करेंगे, उसके आप जरा भी चिंता मत कीजिए। जी सर, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य वाली बात होगी। अमृता अब दिन रात मेहनत करके कपड़े डिजाइन करके उन्हें सीलती और बेचने भेजती। उसके कमरे को उसने अपना ऑफिस बना रखा था, लेकिन अमृता की ये तरक्की देखकर उसकी भाभी उर्वशी खूब जलने लगती है। ओफो, ये सब क्या है? ये कितने डाउन मार्केट कपड़े डिजाइन करती हो यार अमृता तुम। मुझे तो बहुत ही गरीबों वाले डिजाइन्स लगते हैं ये सारे। कपड़े तो मैं भी पहनती हूँ, एकदम हाई क्लास और डिजाइनर।
भाभी, मुझे भी आपके कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और रही बात मेरे कपड़े आपको ना पसंद आने की, तो एक आप ही हैं जिसे मेरे बनाए गए कपड़े पसंद नहीं हैं। बाकी इतने सारे लोगों को तो मेरे कपड़े डिज़ाइनर से भी अच्छे लगते हैं। शायद आपकी फैशन टेस्ट कुछ अजीब सी है, या फिर आपकी आंखों में ना कुछ इशू है। उर्वशी की तो बोलती ही बंद हो जाती है और वो बदले में अमृता को कुछ बोल नहीं पाती। एक दिन उर्वशी चुपके से अमृता के कमरे में जाती है और उसकी सिलाई मशीन को उठाकर कहती है, अब ये सिलाई मशीन जाएगी सीधा कचरे में, और कल तक जो बड़ा ऑर्डर अमृता को देना है ना, वो उसे देने में असफल रह जाएगी, क्योंकि जब सिलाई मशीन ही नहीं रही होगी तो वो कपड़े कैसे सिलेगी। उर्वशी उस सिलाई मशीन को एक कूड़ेदान में फेंक देती है और जब बाद में अमृता अपनी सिलाई मशीन को गायब देखती है, हे भगवान, ये क्या, मेरी सिलाई मशीन, मेरी सिलाई मशीन कहाँ चली गई? अब मैं क्या करूंगी? मुझे कल सुबह तक ऑर्डर पूरा करना है। मैंने सोचा था कि रात भर जाकर बचा हुआ सारा काम निपटा दूंगी। अमृता बहुत ही चिंतित हो जाती है। वहीं उर्वशी अपने कमरे में नया एसी लगवा लेती है। अरे अमृता, आओ तो, देखो मैंने कमरे में एसी लगवा लिया है। अब देखो, तुम्हारे भाई एसी तो खरीद नहीं पाएंगे जल्दी, इसीलिए मैंने ही खरीद दी। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? भाभी, वो मेरी सिलाई मशीन कहीं खो गई है, मिल नहीं रही है। तभी अमृता की सहेली बिंदिया का फोन कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसने उर्वशी को उसकी सिलाई मशीन फेंकते हुए देखा था। भाभी, आप इतनी अमीर होकर इतना नीचे गिर सकती हैं? छी, आपने मेरी सिलाई मशीन कचरे में फेंक दी। रुकिए, मैं अभी भैया को सब बताती हूँ। तभी वहां पर विवेक आ जाता है और उर्वशी उसके सामने नाटक करना शुरू करती है और उसके सीने से लगकर रोने लगती है। देखो ना विवेक, ये अमृता मुझे कितना बुरा भला बोल रही है और मुझे इस घर से बाहर निकलने के लिए कह रही है। विवेक, विवेक, मुझे यहाँ नहीं रहना है। अमृता मुझसे बहुत नफरत करती है। अम्मू, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे किस बात का बदला ले रही है तू अपनी भाभी से? अगर कोई इस घर से बाहर निकलेगा तो वो तू। लेकिन भैया, मेरी बात तो सुनिए भैया। विवेक अमृता को कुछ कहने का मौका ही नहीं देता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। उर्वशी के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि आखिरकार वही होता है जो उसे हमेशा से चाहिए था। बेचारी अमृता अकेली ही अपना सामान लेकर यहाँ से वहाँ दर दर भटकने लगती है। उसका इस दुनिया में विवेक के अलावा कोई नहीं था और अब जब विवेक ने ही उसे घर से बाहर निकाल दिया, तभी वो पूरी तरह अकेली और बेसहारा हो जाती है। अब मैं क्या करूंगी? मेरे पास तो थोड़े बहुत पैसे ही हैं। मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? अमृता एक छोटे से किराए के मकान में अकेली रहने लगती है और वो एक सिलाई मशीन खरीदती है, जिससे वो अपना काम जारी रखती है। और काम कर कर के उसे फैशन इंडस्ट्री में भी ब्रेक मिल जाता है और वो एक बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब उर्वशी बाजार में चल रही होती है और उसके सामने से अमृता एक महंगी कार में बैठकर जाती है। ये क्या, ये अमृता तो इतनी अमीर हो गई, ये क्या? हाँ, क्या से क्या हो गया? भाभी, अगर आप उस दिन वो नाटक नहीं करती ना, तो मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती और अकेले रहकर जीवन में संघर्ष भी नहीं कर पाती। भैया को मेरा प्यार देना, बाय। अमृता वहां से चली जाती है और उर्वशी उसे देखती ही रह जाती है। प्रमोद एक गरीब इडली वाला था जो गांव में अपने माता पिता बंसीलाल और सुचित्रा के साथ रहा करता था। उसके माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे। प्रमोद बड़ी ही मेहनत और मशक्कत करता, लेकिन उसके बावजूद भी उसके इडली ठेले पर ज्यादा लोग नहीं जाते। अरे इडली ले लो, इडली स्वादिष्ट और मजेदार इडली, स्वाद ऐसा कि दीवाने हो जाओगे। अरे इडली ले लो, इडली, आओ आओ, इडली खाओ, इडली खाओ, इडली ले लो। नमस्ते भाई साहब। हाँ जी नमस्ते, बताइए कितनी प्लेट दूं इडली? सुबह से दोपहर हो चुकी थी और ये प्रमोद का पहला ग्राहक था। प्रमोद बहुत खुश हो चुका था, लेकिन अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं कोई इडली वगैरह खरीदने नहीं आया। मैं तो एक जगह का पता पूछने आया था। ये क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस गांव का हनुमान मंदिर कहाँ है? अच्छा, तो ये बात है। ठीक है जी, वो उस रास्ते से।
उस रास्ते से जाइए और वहां एक हाथ गाड़ी में बैठकर आपको हाथ गाड़ी वाला सीधे मंदिर तक छोड़ देगा। अच्छा ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। प्रमोद बहुत उदास हो जाता है। गांव में उसकी इडलियों की बिक्री ही नहीं हो रही थी। एक दिन जब उसके माता पिता गांव की एक शादी में जाते हैं, तभी उस मंडप में आग लग जाती है, जिस आग में जलकर सभी जल जाते हैं और उस हादसे में प्रमोद अपने माता पिता को खो देता है। उन दोनों की मौत के बाद वो पूरी तरह टूट चुका था। माँ, पापा, मैं अब क्या करूंगा आप दोनों के बिना? हाँ, अब मैं इस दुनिया में कैसे जीऊंगा? आप दोनों ही मेरा सहारा थे, मेरा आसरा थे। आप दोनों के अलावा तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रमोद अब ठीक से काम पर मन भी नहीं लगा पा रहा था। वो एक दिन एक फैसला लेता है। बस, बहुत हुआ। अब मैं इस गांव में और नहीं रहूंगा। यहाँ रहकर मेरी इडली की बिक्री भी नहीं हो रही है। ये नुकसान झेलने से अच्छा यही रहेगा कि मैं शहर जाकर रहूं। गांव और शहर की जनसंख्या में जमीन आसमान का फर्क होता है। वैसे भी यहाँ रहकर मुझे पल पल माँ पापा की याद सता रही है। मुझे हिम्मत बांधकर मजबूत होना होगा हर हाल में। प्रमोद अब अपना सारा सामान लेकर शहर आ जाता है, जहाँ पर एक चौल में वो किराए के एक मकान में रहने लगता है। प्रमोद शहर में इडली बेचने लगता है और तभी उसके पास ज्यादा ग्राहक नहीं आते। गांव से शहर में आ गया। अब क्या मैं चांद पर जाकर इडली बेचूं? हे भगवान, इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो मेरी आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। प्रमोद बाकी ठेलों की तरफ देखता है। सभी देसी पदार्थ ही बेच रहे होते हैं, लेकिन एक मॉडर्न स्टाइल में, जैसे कि ऑमलेट पराठा, बर्गर समोसा, एग समोसा, मोमो कचौड़ी। अच्छा, तो अब समझा। ये सभी मॉडर्न स्टाइल में खाना बेच रहे हैं। लेकिन मुझे तो सैंडविच के अलावा और कुछ मॉडर्न डिश नहीं आती। अरे वाह, आइडिया! क्यों ना मैं इडली सैंडविच बनाकर बेचूं? हाँ, ये एकदम सॉलिड आइडिया रहेगा। सभी इडली सैंडविच को बड़े ही चाव से खाएंगे, क्योंकि सैंडविच एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है। प्रमोद इडली और सैंडविच का मिलन करके इडली सैंडविच बनाकर बेचने लगता है। उसके ठेले पर बहुत से लोग इडली सैंडविच खाने आने लगते हैं और सभी को इडली सैंडविच बहुत पसंद भी आता है। अरे वाह यार, क्या झक्कास इडली सैंडविच बनाया है, मजा ही आ गया। हाँ भाई, मुझे तो एक और प्लेट देना इडली सैंडविच। मैं तो तुम्हारे इडली सैंडविच का बहुत बड़ा फैन बन चुका हूँ। भैया, मैं एक यूट्यूबर व्लॉगर हूँ। क्या आप मुझे अपने इडली सैंडविच ठेले का वीडियो शूट करने दे सकते हो? मेरे पूरे 15,000 सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, करो ना शूट। प्रमोद का वीडियो 2 दिनों में ही वायरल हो जाता है और वो इंटरनेट पर हर जगह ट्रेंड करने लगता है। फेमस होने के बाद सभी लोग उसके साथ सेल्फीज क्लिक करने के लिए आते हैं। उसके बाद में और भी कई व्लॉगर्स और ब्लॉगर्स आकर उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं और उसका इंटरव्यू लेते हैं। प्रमोद कुछ ही दिनों में एक स्टार बन जाता है। अब उसके इडली सैंडविच ढाबे पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगती ही रहती है। वो इडली सैंडविच बेच बेच कर बहुत पैसे कमा लेता है और एक बड़े घर में रहने लगता है। वो अपने इडली सैंडविच के कई सारे आउटलेट्स खोलता है और अब वो ढेर सारी संपत्ति का मालिक भी हो जाता है। सभी उसे प्रमोद इडली सैंडविच वाला के नाम से जानने लगते हैं। वो अपने बंगले में अपने माता पिता की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा लेता है। काश, काश आप दोनों आज मेरे साथ होते माँ पापा। मुझे जीवन में इतना आगे बढ़ता हुआ देखकर आप दोनों कितने खुश होते। खैर, मैं जानता हूं कि आप दोनों जहां कहीं भी हो, मेरे साथ ही हो और मेरे पास हो, और आप दोनों को मुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा। एक दिन प्रमोद जब नींद से उठता है, तभी वो अपने आप को एक कमरे में किडनैप्ड पाता है। उसके हाथ पांव बांधे हुए होते हैं और वो हिल डुल नहीं पा रहा होता है। ये ये क्या? मेरे मेरे हाथ पांव बंधे हुए। ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है? प्रमोद तभी एक आदमी को उस कमरे में आते हुए देखता है, जो हूबहू प्रमोद जैसा ही दिखता है। प्रमोद उसे देखकर हैरान रह जाता है। तुम तुम कौन हो? तुम तो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखते हो। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? तुम हो कौन? अरे मुझे बताओ, तुम कौन हो?
मैं तो प्रमोद हूँ। हाँ, तुम कौन हो? अरे बकवास मत करो, मैं प्रमोद हूँ, तुम कोई बहरूपिया हो। अच्छा ठीक है, ज्यादा सस्पेंस ना बढ़ाते हुए सच बता ही देता हूँ। तूने वो बात तो सुनी होगी ना, इस दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं। बस उन्हीं 7 लोगों में से मैं तुम्हारा एक हमशक्ल हूँ। और अब पूरी दुनिया के सामने मैं प्रमोद बनकर जीऊंगा और तुम यहाँ पर घुट घुट के मरोगे। ये सुनकर प्रमोद के होश उड़ जाते हैं। वो बहुत घबरा जाता है। मेरा असली नाम तो कौशिक है, लेकिन अब वो बदलकर प्रमोद हो गया है, समझे तुम? अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते प्रमोद। कौशिक प्रमोद बनकर उसकी संपत्ति पर भी राज करने लगता है। कई दिनों तक एक ही कमरे में बंद रहता है वो प्रमोद। कौशिक के लिए प्रमोद बनकर जीना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन वो फिर भी लालच में आकर जी लेता है। प्रमोद जिस कमरे में बंद होता है उसके बाहर गुंडे तैनात होते हैं और उस कमरे में तो कोई खिड़की भी नहीं होती जिसके बाहर प्रमोद भाग सके। ये कहाँ फंस गया मैं? क्या से क्या हो गया है ये सब? अब मैं यहाँ से कैसे बच निकलूं? यहाँ पर तो कोई खिड़की भी नहीं है और ये दोनों गुंडे तो कमरे के दरवाजे पर ही चौकीदारी कर रहे हैं। ऊपर से सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। प्रमोद के लिए अब उस जगह से निकलना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। तभी प्रमोद को एहसास होता है कि उसके शर्ट की जेब में पैसों का बंडल पड़ा है। वो उन गुंडों को वो पैसे दे देता है और गुंडे भी खुशी खुशी उन पैसों को रख लेते हैं और प्रमोद को जाने देते हैं। कौशिक एक जगह पर लाइव इंटरव्यू दे रहा होता है और इडली सैंडविच आउटलेट्स के बारे में बात कर रहा होता है। तभी वहां पर प्रमोद आ जाता है और इंटरव्यू रोकता है। रुको रुको, ये असली प्रमोद नहीं है, मैं असली प्रमोद हूँ। ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, ये आदमी कौन है? इसे यहाँ से भगाओ। लगता है कोई हमशक्ल ही है, आ गया फायदा उठाने। चल निकल यहाँ से। हम शक्ल कौन है इसका? सच तो अभी पता चल जाएगा। तुम दोनों अभी इडली सैंडविच बनाओगे और जो स्वाद प्रमोद के स्वाद से मैच होगा वही असली प्रमोद होगा। कौशिक अंदर ही अंदर डर जाता है। दोनों इडली सैंडविच बनाना शुरू करते हैं, लेकिन कौशिक को इडली तक बनाना नहीं आता और इस तरह उसका राज सभी के सामने आ जाता है और उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेते हैं। प्रमोद अपने जीवन में खूब सफलता प्राप्त करता है और उसके इडली सैंडविच इंटरनेशनली भी फेमस हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।